नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश में खुदरा महंगाई दर में तेज उछाल देखने को मिला है। पिछले 8 साल में महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% पर पहुंच गई, जबकि मार्च में यह 6.95% थी। खाद्य महंगाई दर की बात करें तो यह अब 8.1% है, जबकि मार्च में यह 7.68% थी। पिछले महीने सब्जियों की महंगाई दर 15.41% रही। खुदरा महंगाई दर में आया यह उछाल मुख्यतः ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण माना जा रहा है। और दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी और सेंसेक्स गिरने से महंगाई लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध, चीन में लॉकडाउन लगने और डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि का असर कैसे अब हमारे और आपके घर पर पड़ रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। खाने की सभी चीजों में है भैया, चाय की पत्ती से लेके चीनी, चावल, सभी नमकीन। भैया पहले हम 1 किलो लेते थे, अब आधा किलो में काम कर रहे हैं या 3 पाव में काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर की रहने वाली सुखविंदर साल भर पहले तक घर का रोजमर्रा का सामान 3,000 रुपए में ले जाती थीं। अब वही सामान 4 से 5,000 रुपए में आ रहा है। सुखविंदर की बात की तस्दीक करने के लिए हम मिले ओम किराना स्टोर के मालिक मनोज कुमार गर्ग से, जिनका कहना है कि महज महीने भर के भीतर सोयाबीन का तेल 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। आटे का 10 किलो का पैकेट 340 रुपए से बढ़कर 360 रुपए, कपड़े धुलने का डिटर्जेंट 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, कॉस्मेटिक के दाम में 20 से 30% और मसालों के दामों में भी 20% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आटा की अगर हम बात करें, जो बेसिक चीजें खाने पीने का, उसका दामों में क्या अंतर आया है? काफी रेट बढ़ के है, 10% के करीब लगभग मान लो मोटा मोटी। अच्छा, पहले कितने का था, अभी कितने पहले का था? कंपनी का उसका रेट था 280 रुपए, आज उसका रेट 310 रुपए हो गया। 310 रुपए हो गए। जैसे नंबर 1 साबुन है, इसका रेट पहले 100 रुपए था, आज इसका रेट 120 रुपए हो गया। 100 से 120 हो गया। हाँ जी। लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। इसके संकेत गुरुवार को सुबह मिले। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है और निफ्टी से लेकर सेंसेक्स लगातार नीचे की ओर गोता लगा रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके कई कारण हैं। आरबीआई ने महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है। तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। चीन में बढ़ रहे कोविड से लॉकडाउन है, जिसका असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। यूक्रेन रूस जंग खत्म न होने से दुनिया भर में खाने और ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। भारत के बाजारों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि and taste the resilience of open societies. In India, we adopted a people-centric strategy against the pandemic. We have made the highest ever allocation to our annual healthcare budget. Our vaccination program is the largest in the world. We have fully vaccinated almost 90% of the adult population and more than 50 million children. India manufactures 4 WHO approved vaccines and has the capacity to produce 5 billion doses this year. We supplied over 200 million doses to 98 countries bilaterally and through COVAX. India has developed low-cost COVID mitigation technologies for testing, treating, and data management. We have offered these capabilities to other countries. India's Genomics Consortium has contributed significantly to the global database on the virus. I am happy to share that we will extend this network
to countries in our neighborhood. In India, we extensively use our traditional medicines to supplement our fight against COVID and to boost immunity, saving countless lives. Last month, we laid the foundation of WHO Center for Traditional Medicine in India with an aim to make this age-old knowledge available to the world. Excellencies, it is clear that a coordinated global response is required to combat future health emergencies. We must build a resilient global supply chain and enable equitable access to vaccines and medicines. WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. We also call for streamlining WHO's approval process for vaccines and therapeutics to keep supply chains stable and predictable. As a responsible member of the global community, India is ready to play a key role in these efforts. Thank you. Thank you very much. तो आप सुन रहे थे कोविड सम्मेलन पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी। ये सम्मेलन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कोविड महामारी से लड़ने के लिए भारत ने पिछले 2 साल में क्या क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने वैक्सीन उत्पादन का जिक्र किया। ये भी कहा कि किस तरह से भारत ने दुनिया को कोरोना से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई है। कुछ जो है वो द्विपक्षीय समझौतों के तहत है और कुछ जो है वो WHO के फोरम के तहत उपलब्ध कराई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अभी सुन रहे थे। ये एक संक्षिप्त उनकी टिप्पणी थी जो उन्होंने कोविड महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो सम्मेलन है उसमें अपनी ओर से टिप्पणी की है। और इसमें उन्होंने कोविड महामारी से लड़ने के लिए भारत ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, जिसमें कि वैक्सीन निर्माण से लेकर के हर तरह के उपाय, उन सब का विस्तार से जिक्र किया है। ये दूसरी ग्लोबल कोविड समिट है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से वर्चुअल समिट में भाषण दिया है। बात करते हैं वाराणसी की, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी की अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे। 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। विशाल सिंह और अजय प्रताप को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में हर जगह का सर्वेक्षण किया जाएगा। 17 मई को यह सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जानी है। वाराणसी के डीएम सर्वे की निगरानी करेंगे। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम किया जाएगा। पुलिस प्रशासन को सर्वे की टीम की मदद करने के लिए निर्देश दिया गया है। ये कह दिया गया है कि जो लोग बाधा पहुंचाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए विशाल सिंह से बात की है हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जो एक एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील लोगों ने एक आरोप लगाया था, जिस पर 3 दिन गर्मा गर्म बहस चली। अदालत ने सारी बातें सुनी और उन्होंने अजय मिश्रा को बरकरार रखते हुए 2 और लोगों को नियुक्त किया गया है। उसमें विशाल सिंह जी हैं और अजय प्रताप सिंह जी हैं।
अजय प्रताप सिंह जी सहयोग करेंगे, विशाल सिंह जो है वो उनके साथ रह करके काम करेंगे। हमारे साथ ये दोनों लोग हैं, सारे अधिवक्तागण यहाँ पर हैं और विशाल सिंह जी भी हैं, अजय प्रताप सिंह जी भी हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब आप लोगों को ये आप क्या मानते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसे कैसे करें? माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुझे विशेष कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है और अजय प्रताप सिंह जी को सहयोगी के रूप में इस सर्वे कमीशन की कार्रवाई को अमल में लाने के लिए नियुक्त किया गया है। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट पूरी चीज़ें कर दी हैं और माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। तो उसमें क्या क्या आदेश है, जैसे आप लोगों ने जाना, तो क्या माननीय न्यायालय का आदेश है उसको आप पढ़ लीजिए, पूरी चीज़ उसमें लिखी गई है और माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से कमीशन की कार्रवाई संपादित करने के लिए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित किया है कि जिलाधिकारी महोदय वाराणसी, पुलिस कमिश्नर महोदय वाराणसी एक प्रति आदेश की डीजीपी उत्तर प्रदेश तथा एक प्रति आदेश की मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जाएगी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो साफ है कि जो विशेष कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं और सारे लोग हैं, तो इसे साफ है कि पता चल रहा है कि ये जो है 17 तारीख तक इसे कंप्लीट करके इन्हें देना है। तो ये बहुत जल्द कल परसों में शुरू हो सकता है आपस में बैठ करने के बाद। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की है। बड़गाम में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़गाम के चदूरा गांव में तहसीलदार ऑफिस के पास राहुल भट्ट को गोली मारी गई। इसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकवादी सरकारी दफ्तर में घुसे और राहुल भट्ट को गोली मार दी जो वहां काम करते थे। तो ये टारगेट किलिंग का एक और मामला सामने आया है। आप तस्वीर देख रहे हैं राहुल भट्ट की, जिन्हें आज दोपहर में बड़गांव के चदूरा गांव में तहसीलदार ऑफिस के पास गोली मारी गई है। 2 आतंकवादी थे जो सरकारी दफ्तर में घुसे और वहां उन्होंने राहुल भट्ट को गोली मार दी। राहुल वहां उस सरकारी दफ्तर में काम करते थे। वक्त एक ब्रेक का। कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य पर विचार मंथन के लिए राजस्थान में चिंतन शिविर कर रही है। पार्टी के रूप में सबसे कमजोर पड़ाव पर पहुंच चुकी कांग्रेस का पिछले 8 साल में ये दूसरा बड़ा जमावड़ा है। राहुल गांधी भी ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंच रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से उदयपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। झीलों के शहर उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर। लेकिन क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी फिर से नई हो पाएगी? पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की है। संभावना है कि उदयपुर में फिर से राहुल गांधी को कमान सौंपे जाने का नया शोर होगा। खुद राहुल गांधी दिल्ली से उदयपुर ट्रेन से पहुंचेंगे, कई और नेताओं को साथ लेकर। ये भी एक राजनीतिक बयान है। इस यात्रा से रास्ते में उन्हें कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिलेगा। साफ तौर पर नेतृत्व की बहस के केंद्र में उनकी भूमिका है। श्री राहुल गांधी इज अवर लीडर। श्री राहुल गांधी हमारे नेता हैं। हर पार्टी को अपना नेता चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार है। अध्यक्ष के चुनाव अगस्त में होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को हल्का ना करें। चुनाव की तारीख तय हो गई है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी अपनी जगह पर आ गई है। ये चिंतन शिविर आगे का नया रास्ता तय करने के लिए, वैचारिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए है। और ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी आगे का रास्ता चुनने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन नेतृत्व का ये सवाल बस केंद्रीय स्तर पर नहीं चल रहा है, राज्यों में भी खड़ा है। और देश भर के
जैसे मैंने कहा। सवाल उठ रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या मौजूदा नेतृत्व दोबारा चुनाव जीत पाएंगे? लगभग आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, तो युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहां से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लेकिन पुराने दिग्गज भी कमान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो 8 साल के सबसे बड़े सम्मेलन में पार्टी का नया प्रस्ताव क्या होगा? चाहे इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा हो, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार पटेल जी शहीद हो गए और देश नाबूद कर दिया आतंकवाद। उस रूप में देश को आज यहाँ पे पहुंचाया है। अफसोस होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। राजस्थान के सबसे सुंदर शहर उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प शिविर ऐसे समय में आता है जब पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। नेतृत्व का तो सवाल है ही, साथ ही पार्टी कई राज्यों में सिमटती दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वो दोबारा सत्ता पे काबिज हो पाएगी? क्या जीत का फॉर्मूला लेके आएगी पार्टी इस नव संकल्प शिविर से, ये देखना आगे है। उदयपुर से संजय व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।